सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कल वो इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और आज जो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सिद्दीक साजिद और सिद्दीक जान दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर रिपोर्टर्स हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं। खैर, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीडीएम के फ्यूचर के हवाले से। बहुत से लोग ये समझते हैं, मैं ये देख रही थी काफ़ी दिन से मैं छुट्टियों पर थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो मुझे ये पता चला कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई पीडीएम का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि पीडीएम एक अपॉर्चुनिटी थी और उनमें से एक जमात जो है उसने तो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर दी है, लेकिन नून लीग भी जो है वो खाली हाथ नहीं जाएगी। इसके साथ मरियम नवाज साहबा का क्या मुस्तकबिल होगा। खबरें जो यहाँ पर हैं विफाक में है वो ये है कि हो सकता है कि मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद शायद वो बाहर चली जाए। कुछ इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमजा साहब को हमने देखा, आज उनकी बहुत अहम मुलाकात हुई एक अमरीकी शख्सियत के साथ, उसको भी शामिल करेंगे। और फिर हमने देखा कि वो पार्टी के हवाले से भी बहुत मसरूफ़ रहे। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी पीडीएम के हवाले से, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में आज केसेस थे, उनकी समाअत हुई। सिद्दीक जान से हम जानेंगे उनकी तफसील। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी गुलाम मुर्तज़ा साहब आपके साथ। मैं वापस आई हूँ तो जो तासुर है वो तासुर ये है कि पीडीएम ख़त्म हो गई। क्या पीडीएम ख़त्म हो गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तासुर दिया जा रहा है कि पीडीएम जो है वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही कायम थी, और जो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके लॉन्ग मार्च से बाहर चली गई, पीडीएम ख़त्म हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सब रावी चैन चैन लिखता है। ऐसा नहीं है। सूरत हाल जो है वो इस तरह से अब आगे जा रही है कि मौलाना फजल रहमान राब्ते में हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी और जरदारी साहब के साथ भी राब्ते में हैं, और अब बाकी तमाम जमातें माइनस पीपल्स पार्टी वो सब एक पेज पे हैं। वो एहतजाज भी करना चाहते हैं, वो लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं, वो इस्तीफ़े भी देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़ों के लिए या लॉन्ग मार्च के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जरदारी साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि अगर पीडीएम ने उनसे राह जो है वो जुदा कर ली तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी 0.0 बराबर 0 ही बचेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ इस वक्त है वो तमाम की स्ट्रेंथ उसको जो मिली है वो पीडीएम के ज़रिए से मिली है, ना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के अपनी वजह से मिली है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप कहते हैं कि इतनी स्ट्रेंथ थी तो 2 साल इमरान खान साहब वही ज़बान इस्तेमाल करते रहे जो कंटेनर पे खड़े होकर इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, नून लीग के लिए भी केसेस भी चलते रहे, तारीखें भी पढ़ती रहीं। जरदारी साहब लाठी लेकर बीमारी की हालत में हर अदालत में धक्के खाते रहे। तो अगर ये कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ है तो ये पीडीएम के फ्यूज़ो बरक़ात हैं जो कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने उठाए, कुछ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाए हैं, तो आने वाले दिनों में और लोग भी उठाएंगे। सिर्फ बात यह है कि सम्राट इसके 2 तरह से मैं इसको तकसीम करता हूँ, इसके सम्राट को, कि अभी भी पीडीएम को 2 तरह से अपनी इस जद्दोजहद को सामने रखना चाहिए। वन जो है वो इस तरह से है कि इसको एक नज़रियाती शक्ल दे ले, ठीक हो गया। जिस तरह से रजीम चेंज की बात लेकिन करते जब सबके नजरिए अलग अलग हों, आपको लगता है वो नजरियाती शक्ल दी जा सकती है? नजरियात की शक्ल इस तरह से दी जा सकती है कि एक तरफ तो इक़्तिदार की ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी शदीद पाई जाती है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में वो ख्वाहिश थोड़ी कम है। वो ये चाहते हैं कि रजीम चेंज करें, जबकि दीगर जमातें ये कहती हैं कि वो सियासी तौर पे इसको इस तरह से आगे लेके चलें कि हमें इक़्तिदार भी मिल जाए और इस जो मौजूदा हुकूमत है उससे भी जान छूटे। अच्छा, सिद्दीक साजिद साहब एक बहुत ही मशहूर एंकर हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं और लोगों ने फॉलो करते हैं। मैं उनके नाम के शुरू के आगाज़ में डॉक्टर लगता है, ठीक है। उनका ये कहना है कि बेसिकली पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को बचा लिया है। अगर पीपल्स पार्टी आगे ना आती तो पीटीआई ना बचती और इस मुल्क के हालात कुछ और होते, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया था कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। सो नाउ ओवर टू यू। एक तो आप छुट्टी ना जाया करें, क्योंकि जब आप छुट्टी भी जाती है किसी न किसी सियासी जमात का मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है। तो अभी भी दायर है, अभी तो आप सबका लगा हुआ है बस। जो जिनका आपने नाम लिया है मैं तो उनकी वो इस पे इंफॉर्मेशन पे कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं वाज़े तौर पर कहूँगा, इस पीडीएम में सबसे ज़्यादा अगर किसी जमात ने फ़ायदा उठाया ना वो है पीपल्स पार्टी, ठीक है। अब वो जरदारी साहब जिन लोगों से मिलते रहे हैं या मिले हुए हैं या
मुस्तकबिल करीब में उन्होंने कुछ वादे किए हैं, तो उस वजह से वो अपना रास्ता पीडीएम उनको नहीं निकालना चाहती, लेकिन वो अपना रास्ता खुद शायद जुदा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर वो इस पीडीएम का जो तिया पांचा है वो करने में मसरूफ हैं। बेचारे मौलाना मासूम आदमी वो अलग होना चाहते हैं, अलग डैमेज करना चाहते अच्छा हैं, वो एक ऐसा अलग होना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हमें खुद निकालें। अब मौलाना उनको निकालना नहीं चाहते और पीपल्स पार्टी खुद निकलना नहीं चाहती। वो कहते हैं जी अगर हम निकाले भी गए तो इसका जो वजन है ना वो सारे का सारा पीडीएम के खाते में नहीं। अगर पीपल्स पार्टी फायदा उठा चुकी है तो पीपल्स पार्टी को किस चीज का डर है, वो निकल जाए? देखिए वो किस चीज़ का डर है, वो ज़ाहिर है एक अपोजिशन का इत्तेहाद है, एक अपोजिशन का इत्तेहाद है। उनको जब निकल जाएंगे वो खुद, तो फिर पीडीएम तो में 9 जमातें हैं और रह जाती हैं, ये निकल जाएंगे अपनी, अगर वो 2 ईंट की मस्जिद बनाएंगे तो वो ज़ाहिर है फिर उनको उसका फ़ायदा, या तो फिर ये हुकूमत में शामिल हूँ, एक तरह से हुकूमत में शामिल ही है ना जी, सिंध हुकूमत में तो बैठे हुए हैं, तो एक तरह से हुकूमत का हिस्सा वहाँ पे भी मज़े ले रहे हैं। अब जरदारी साहब ने अपने आप को ये बनाकर पेश किया, सीधी सी बात, वो कहते हैं जी मेरे से अच्छा मुफाहमत वाला कोई बंदा नहीं है, तो आपने जो मामला मेरे साथ डील करना वो कर ले। किसको? अब इमरान खान को? आप भी समझते इतनी भोली और इतनी ना मासूम नहीं है इमरान खान को, नहीं जिनके साथ वो मिलते रहते हैं। इमरान खान के बारे में तो वो कोई ऐसी बात नहीं ना करते। सर जी मैं हाजिर हूँ। हाँ बिल्कुल हाजिर है, और उन्होंने कहा है, अभी भी मैं बड़े दावे से ये कहता हूँ, पिछले दिनों जब वो इस्लामाबाद में थे तो उन्होंने जिन से मुलाकातें की है तो उन्होंने कहा भाई ये आप ठीक है हम इस तरह का करेंगे। और इसी का इसकी मिसाल देख लेना कि कल लोगों ने कुछ ऐसी किस्म के तासुर देना शुरू कर दिया जी, मौलाना फजल रहमान मान गए हैं सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए, अब यूसुफ शहरी रहमान नहीं होगी, यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। आज उनके तर्जुमान ने वाजे कर दिया, उन्होंने कहा ना भाई ये हमारा अच्छा वाजे मौक़िफ़ है कि नून लीग का सेनेट में अपोजिशन लीडर होगा। अब उस जो पीडीएम की खुसूसी कमेटी बनी थी उसको मैंने कवर भी किया, जिसका इजलास शाहिद खान अब्बासी के घर हुआ, उसमें ये परवेज अशरफ भी मौजूद था, राजा परवेज अशरफ, जिसने कल बयान जारी किया। और मैं कहता हूँ यार ये डिठाई की हद होती है कि आप अपने ही तय करदा फैसले से, जो इत्तफाक़ी राय से फैसला, उससे आप मुकर गए। उसमें यह तय हुआ था कि ये जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी, डिप्टी चेयरमैन का हैदरी और अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। ये पीडीएम की जो खुसूसी कमेटी थी उसका ये फैसला था, फिर इसको स्टीयरिंग कमेटी ने अप्रूव किया, उसके बाद पीडीएम की सरबराही इजलास में इसको माना गया। अब वही राजा परवेज अशरफ ने कल बड़ा यूटर्न लिया और कहा ना जी, अब पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अब हालात चूंकि बदल गए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बने नहीं हैं, तो जनाब अब वो जो है ना, अब जो अक्सरियत हमारी वहाँ पे है, 21 हमारे वोट हैं, तो लिहाजा हम अब जो है वो अपना चेयरमैन बनाएंगे। अच्छा अब ये बिलावल साहब गए हैं आज सिराजुल हक के पास, सिराजुल हक का 1 वोट है, क्यों गए हैं? बड़ी मोहब्बत जागी है बिलावल भुट्टो के जरदारी के सीने में। वो जो आपने नजरियात की बात की है, नजरियात तो बहुत ही मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो 1 वोट लेने चले गए हैं। अब जंग ये होगी, ये कहते हैं हमारे पास 25 वोट है, अब 17 वोट नून लीग के हैं, बाकी जो छोटी जमातें हैं वो, जिसमें मौलाना की अपनी जमात भी शामिल है, वो अगर नून लीग के पलड़े में अपने वजन डाल देती है और जमातें नेशनल पार्टी डाल देती है, तो इनका तो आपस में ही बड़ा एक टफ सा मुकाबला होगा। तो ये जो जरदारी साहब ने गेम खेली है ना, वो बड़े प्लानिंग के साथ खेली है। और फिर उन्होंने सब देंगे वोट, आपको लगता है? नहीं कहाँ देंगे जी, उन्होंने कौमी असम्बली में उनका 1 वोट है, 1 वोट उनका इधर है, तो मुझे नहीं ख्याल वो इसमें अब्सटेन ही करेंगे, वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे कि उनको, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा है नहीं, हमारी सियासत अपनी है। वो पहले भी उसमें उन्होंने अब्सटेन किया था जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, तो अब वो क्यों अपोजिशन लीडर के लिए देंगे? लेकिन ये देखें कैसा प्रेशर बढ़ा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी कि आपने अपने रास्ते जुदा ऑलरेडी कर लिए हैं और पीडीएम के तय करदा फैसले का इनहराफ कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी कर रही है। अब लोगों के साथ जाकर अभी से मिलना शुरू हो गया, अभी तो पीडीएम ने इसका डिसाइड करना है, और पीडीएम का जो उम्मीदवार है वो तो नून लीग है, नून लीग जिसको मर्जी खड़ा करे। आप चलो, आपका आजम नजीर तारड़ पे एतराज है, मुसद्दक मलिक है, सादिया अब्बासी है, वो इसके ऊपर कंसिडर करने को तैयार है। कल आपने मरियम की बात सुनी थी ना, वो तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वो इस्तीफों वाला मामला भी, वो मौलाना की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी बच जाए और ये ना निकले। नहीं, आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी, सिद्दीक जान साहब, ये बात की है कि भाई जो एक मसला हुआ था आसिफ के साथ और नून लीग का, वो किसी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, अब वो कोई मसला नहीं रहा, मौलाना साहब ने कंट्रोल किया है सारे इशू को। देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह कि जिस तरह सिद्दीक साजिद साहब ने कहा, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि पीडीएम सियासी तौर पर उनको तलाक दे, लेकिन पीडीएम ये चाह रही है कि वो खुला ले ले सियासी तौर पर। आप देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अलहदगी तो हो चुकी है, अब आगे जो भी मामला हो। दूसरा जो है, 4 बयानात आप देखें, जरदारी साहब का ये कहना कि नवाज शरीफ वापस आएँ, उसके बाद मरियम का ट्विटर पर यह कहना कि मुतबादिल तैयार हो रहा है, फिर बख्तावर का ये कहना कि जो जरदारी साहब पे डील का इल्ज़ाम लगा रहे हैं या तासुर दे रहे हैं तो वो जाहिल हैं,
और फिर मरीम साहबा का ये कहना कि जो नवाज शरीफ के बारे में बात करेगा उसकी ज़बान खींच लेंगे, तो ये 4 बयानात सारी सूरत हाल जो है वो वाजे कर रहे हैं। फिर आगे जिस तरह से सिद्दीक साजिद साहब ने कहा, ये भी आप देखें कि 2 चीज़ों के ऊपर कमिटमेंट थी और ये तय हो गया था कि अपोजिशन लीडर किसका होगा और साथ ही NA 249 में कौन इलेक्शन लड़ेगा। दोनों जगह नून लीग को दिया गया था, अपोजिशन लीडर भी और NA 249 भी। दोनों जगहों से पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है, अपोजिशन लीडर से भी और वहाँ से NA 249 से भी। और सिद्दीक साजिद साहब, अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे करेक्ट कर दें, मेरा ख्याल है राना मकबूल साहब जो सेनेटर हैं नून लीग के, जिनसे ये जरदारी साहब के उम्मीदवार जो हैं उन्होंने वोट लिया है सेनेट में, चेयरमैन सेनेट के लिए राना मकबूल से, ये वही हैं जो जिनके ऊपर पूरा वो इल्ज़ाम है कि जरदारी साहब की ज़बान जो है वो इन्होंने काटी थी। तो जब बिल्कुल जरदारी साहब ने वोट लेना था, जब जरदारी साहब ने गिलानी साहब के लिए वोट लेना था तो उससे वोट ले लिया, जिसके ऊपर ये कहते हैं कि उसने ज़बान काटी थी आसिफ अली जरदारी की। तो अब आज़म नज़ीर तारड़ पे इल्ज़ाम है कि वो बेनज़ीर के कातलों के वकील थे। बाकी इख्तलाफात देखें, जो मरीम साहबा ने जो अब ये तकरीर कर छोड़ी है ना, जिसमें वो कहते हैं कि ज़बान खींच लेंगे, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ये उन्होंने किसके लिए बात की है? ये जरदारी साहब के लिए था और किसके लिए था, और किसने नवाज शरीफ के बारे में बयान दिया है। हुकूमत का पिछले 10 दिन में उठा के देख लें, कोई बयान नहीं है। तो पहले वो कह रहे थे वापस लाएंगे, जेल में डालेंगे, ये फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ये क्यों बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने सारी चीज़ सेटल डाउन कर दी? सियासी बयान है जी। देखिए ये उससे पहले हमजा शहबाज साहब के साथ पूरे जो पार्टी के वर्कर्स हैं सेक्रेटरीट में, मॉडल टाउन में, वहाँ पे उनकी कोई मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई, इजलास हुआ है वहाँ पे, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब बाहर आते हैं और ये बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, ये वैसे उसी तरह से जैसे पहले कह रहे थे कि हमारे दरमियान बिल्कुल इत्तफाक है, इख्तलाफ कोई नहीं है। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पहले जब 20 सितंबर को PDM बन रही थी उसी दिन ही इख्तलाफ हो गया था मौलाना फजल रहमान और बिलावल के दरमियान, और मामला बहुत तल्ख उस सूरत हाल तक पहुंच गया था। ये तो नवाज शरीफ ने इंटरवीन किया और उन्होंने चीज़ें बेहतर की। एक और आपने हमजा शहबाज का नाम लिया, मुझे एक बात बताएं, दोनों सीनियर्स बैठे हैं कि हमजा शहबाज साहब और मरियम के अख्तलाफात की खबरें चल रही हैं, लेकिन साफ़ी तरदीदें कर रहे हैं, साफ़ी तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जिसको तरदीद करनी चाहिए हमजा शहबाज वो तरदीद नहीं करते। हमजा शहबाज को 3 हफ्ते हो गए बाहर आए हुए, PDM के वाले से एक बयान उनका नहीं है। हमजा मीटिंग में तो मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा नहीं आते। हमजा देखें, सबको पता है कि शरीफ खानदान की मीडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। लाहौर में अपनी मर्जी का कोई एंकर बुलवा लेते, कराची से भी कोई पहुंच जाता, इस्लामाबाद से भी पहुंच जाता, लाहौर में उनके अपने बहुत लोग हैं, किसी अपने रिपोर्टर को बुला के, एंकर को बुला के इंटरव्यू भी करा देते, हमजा शहबाज को ट्वीट ही कर देते, कोई वीडियो पैगाम ही जारी कर देते। हमजा शहबाज क्यों खामोश हैं, ये एक सवाल है जो मेरे ख्याल है पूछना चाहिए। सिद्दीक साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगी, इतना ये भी था कि वो उन्होंने यूथ कन्वेंशन में कहीं पे जाना वाना था, वहाँ पे भी नहीं गए। उनका तर्ज सियासत मुख्तलिफ है, वो कैजुअल थी उनकी चीज़ें, कैजुअल थी, उन्होंने जाना था, उनको दावत दी गई थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए क्योंकि वो तकरीर वो वाली नहीं करना चाहते थे जो वहाँ पे तकारीर हो रही थी। अब कैप्टन सफदर साहब ने जो वहाँ पे एक कौमी सलामती के इदारे के ऊपर दुश्मनाम तराजी की है, जिस तरह की बातें की है और अपनी ज़ातियात को बीच में लेकर आए हैं, तो फिर क्या आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं एक तरफ, और फिर उसको उन्हीं बातों को आगे बढ़ाया मरियम नवाज ने, तो फिर सारी चीज़ें जो है ना खुलकर, वो तो हमजा शहबाज तो उनकी विकेट पे खेलने वाले नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। और देखिए एक इस वक्त लाहौर और पंजाब की जो सियासत है ना, अगर वो हमजा शहबाज अगर बाहर आए हैं और लोग उनसे मिलने जाते हैं ना, तो वो इसी वजह से मिलने चाह रहे हैं कि वो जो अग्रेसिव एक नजरिया है मरियम का, और उसमें उनके अग्रेसिवनेस में उनकी ज़ाती जो ज़ात है ना, बहुत हद तक अना उनकी जो है वो शामिल है, उससे उनको हटना होगा। यही तो बात है जिसकी वजह से हमजा की और मरियम की जो है वो नवाज शरीफ के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तू मैं हुई थी, तो बात बहुत सी चीज़ें सामने आई थी, और उसी पर नवाज शरीफ ने अपनी ही बेटी को कहा था कि इनसे सीखें, ये अल्फाज है मियाँ साहब के, लेकिन वो देखें वो उसी तरह उनकी लाइनें के वो पकड़ लेती है और उसके बाद वो चलना शुरू कर देती है, और वो तो इनके लिए भी मुश्किलात पैदा। मैं आपको एक बात बताऊँ, कल एक आखिरी बात, जो कल हमजा शहबाज मियाँ नवाज शरीफ की हदायत पे गया है वहाँ पे राइवेंड उसका इस्तकबाल करने, अदरवाइज उसको मरियम ने नहीं बुलाया था, वो मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे गया। और वो सदीक जान साहब जो बात कर रहे हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थे, हालांकि अंदर बैठे हुए थे, तो वो वहाँ पे वो नहीं आया, नाम को कहा गया कि आप आए, तो आप ये फिर आप फुटेज निकाल के देख ले, वो उनके साथ साथ चल रही, वो बेचारा पीछे चला, सिर्फ उन्होंने मिलना ही गौरा किया, एक फुटेज बनाई है, उसके बाद उनके ना कोई बात है ना उसका कोई तासर है। तो मरियम साहबा की इस वक्त पार्टी में एक नायब सदर हैं, या तो उनको आप बना दें जी, कोई इलेक्शन करा के, पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के, चलो उनको कायम मकाम सदर का ही ओहदा दे दें, किसने देना है? शहबाज शरीफ ने।
प्रेसिडेंट है ना, क्यों नहीं दिया फिर आज तक? लेकिन इसके बावजूद तनहा पार्टी को कंट्रोल करके जो बैठी हुई हैं, वो उनका जो तर्ज सियासत है ना वो शहबाज शरीफ को पसंद है, ना हमजा शहबाज को पसंद है, और ना ही जो लीगी अक्सरियत है उसको पसंद है। अब हमजा शहबाज जो मीटिंगें कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो वो करेंगे लाहौर कंट्रोल, क्योंकि लाहौर की जितनी भी तंजीमें थी सबको इन्होंने खामोश करा दिया। मरियम नवाज ने मेरी इसने नहीं मानी, परवेज मुल्क के साथ क्या किया, शाइस्ता परवेज मुल्क के साथ क्या किया, उसके बेटे के साथ क्या किया, अयाज सादक के साथ क्या किया, साद रफीक क्यों पीछे हटना शुरू हो गए, बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी मीटिंगों में क्यों नजर नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? तो अब वो लोग शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के पास क्यों जाते हैं? और वो इसी वजह से ना, और आज देखें अमरीकी कौंसलेट भी तो मिले हैं ना, किसी को कोई अहमियत है, वो अब समझ आ रही है ना। तो मुझे तो नहीं पता चल रही क्या एक मुलाकात है गुलाम मुर्तज़ा साहब। आप इतनी भी बच्ची नहीं है, आप इतनी भी बच्ची नहीं है, आप लोग मुस्कुराना शुरू कर तो अमरीकी कौंसलेट का मुलाकात करने का क्या मकसद है? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात। चले मैं मुर्तज़ा साहब से आपने आपके पास भी आऊंगी, वो भी मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पे, उनसे भी पूछूंगी ऐसा क्या है इस मुलाकात। ये बात तो अब तय है कि जिस तरह की मुलाकातें उनकी हो रही हैं और जिस तरह का उनका तर्ज सियासत सामने आ रहा है, इस साल भर की जो मुशक्क़त है उन्होंने जो काटी है कैद, उससे जो बाहर नज़र आ रहा है वो यही है कि आने वाले दिनों में उनकी भी पॉलिटिक्स जो है मुसालियत पर मबनी होगी, और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी ये करेंगे सियासी जद्दोजहद, और वो सियासी जद्दोजहद इक़्तिदार के लिए भी होगी, और वो आने वाले दिनों में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह की जो तहरीकें हैं उनके लिए भी होगी। और मरीम नवाज़, उनके वालिद साहब और एक दो और परवेज़ रशीद साहब हो गए, उनकी जद्दोजहद होगी सिर्फ़ जो नज़रियाती, और वो तकरीरें करेंगे इसी तरह की जिस तरह की वो करते आ रहे हैं। उनका कोई अमल दखल नहीं होगा ये वाली सियासत से, जो कि प्रैक्टिकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। उसमें आप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में आपको खदोखाल वाजे होना शुरू हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आएंगे, उसमें सेंटर में शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ शाहिद खान अब्बासी और हमजा शहबाज जो है पंजाब में, ये नज़रियाती जो पॉलिटिक्स है, सियासी पॉलिटिकल प्रैक्टिकल पॉलिटिकल जो जद्दोजहद है उसमें आपको नज़र आएंगे, जिसमें आप जिस तरह की ज़रदारी साहब सियासत कर रहे हैं, हुकूमत में आना, अदम एतमाद लाना, कुछ और करना, इस तरह के मामला वो करते नज़र आएंगे, और बातें जो करने वाली हैं, नारे लगाने वाले हैं, वो नज़रियाती 3-4 लोग वो करेंगे। अच्छा सिद्दीक जान, ये जो अभी बात की सिद्दीक साजिद साहब ने अमरीकी कॉन्सुलेट से मुलाकात और ये सारी चीज़ें, और वो कहते हैं ये मुलाकातें ऐसे नहीं होती, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, तो ये क्या रीज़न है? आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का? थोड़ा बहुत अगर बता सके तो। देखें, अब आप आगे देखेंगी कि आगे सियासत जिसको फ़रोग मिलेगा या जो इंपॉर्टेंस हासिल करेगी वो हमजा शहबाज की होगी, और वो शहबाज शरीफ का बयानी होगा। बट बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमजा जो है वो क्राउड पुलर नहीं है। देखिए, क्राउड पुलर तो मरियम थी ना, तो फिर क्या क्राउड निकाल के फिर क्या किया, लोगों को थका दिया। अब ये सूरत हाल है कि खुद कायरा साहब और चौधरी मंजूर साहब ओपनली बैठ कर कह रहे हैं टॉक शोज़ में कि नूली की अपनी तैयारी नहीं थी लॉन्ग मार्च के लिए। और दूसरा एक और बात है, मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर ये जो बात हमारे पहले सेगमेंट अभी पहला सेगमेंट चल ही रहा है, जो शुरू में बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम की सूरत हाल, ये 9 जमातें जो कह रही है कि इस्तीफे दे दें, 9 जमातों में से 7 जमातों के सिर्फ 5 MNAs हैं। बिल्कुल ऐसे, और 5 का एक भी MNA नहीं है, एक का एक है, और 7वीं के 4 हैं। 7 जमातों के 5 MNAs हैं, और इन 9 जमातों में से 8 के जो लीडर्स हैं वो असम्बली का जो हॉल है वहाँ तो छोड़े हैं, उसके साथ वो सिद्दीक साजिद साहब को पता होगा क्या, वो जहाँ पे वो MNAs वहाँ पर बैठते हैं, लॉबीज, क्या सर बताएं, लॉबी, वो जो वहाँ तक भी नहीं जा सकते जहाँ तक जहाँ MNAs अंदर बैठे होते हैं, तो वो तो असम्बली में वहाँ तक भी नहीं जा सकते, जो कह रहे हैं कि जी असम्बली से इस्तीफे दे दें। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं हमजा शहबाज की, देखें हमजा शहबाज के बयानी को इसलिए फ़रोग मिलेगा, उसकी वजह यह है कि जो इलेक्शन लड़ कर आते हैं वो सारे के सारे ये समझते हैं कि हमें इदारों पे हमले नहीं करने चाहिए, इससे हमारी सियासत को नुकसान होगा। कौन है जो इतनी मुश्किल से इलेक्शन जीत के आया और वो इस्तीफे दे देगा? जब पीपल्स पार्टी खुद ये कह रही कि इस्तीफे दे के और असम्बली फिर भी बरकरार रहेगी, तो कौन है जो इस सारी सूरत हाल में जो है वो इस्तीफे देगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई। अच्छा, आज मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में जो हमजा साहब ने इजलास किया है उसमें 2 टॉपिक डिस्कस हुए हैं। एक डस्का का इलेक्शन डिस्कस हुआ है, और ये जो 26 को मरियम साहिबा ने नैब जाना है उस हवाले से भी हुई है। और वहाँ पर ये बात की गई है कि भाई जितने भी MNA MPs हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जितने भी लोग हैं, जितने भी जमातों के लोग बनते हैं, उनको वहाँ पर जाना चाहिए। तो हमजा तो इंडोर्स कर रहा है ना इस तरह की एक्टिविटीज़ को खुद भी। सिद्दीक जान साहब देखें, ये ना कि हमजा उसी तरह से नैब के बाहर मरीम के साथ पहुंचे जैसे नवाज शरीफ और मरीम जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, तो शहबाज शरीफ पहुंचे थे जाती उम्र से, ये ना कि उसी तरह से ढूंढते रह गए वो हमजा शहबाज जो है वो पहुंचे। तो हमजा जाहिर है इतना ओपनली तो वो नहीं कहेंगे कि मैं मरीम के बयानी के साथ नहीं हूँ। नजर वो आपको आएंगे स्टेज के ऊपर, शायद वो रैली में नजर भी आए, आपको तकरीर भी करते हुए नजर आए, लेकिन असल बात वो है कि जो नवाज शरीफ और मरीम का बयानिया है
कि शुरू भी आर्मी चीफ से करते हैं, इदारों से करते हैं और ख़त्म भी उन्हीं पे करते हैं, वो चीज़ दोहराते हैं हमजा या नहीं दोहराते? असल सवाल तो ये है। ठीक है, आप क्या कहेंगे गुलाम मुर्तज़ा साहब इसके ऊपर? देखिए, वो बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। उन्होंने जितना वक्त जो है वो लिया है इस सारी पॉलिटिक्स में और 2-2.5 साल में जितनी मशक्क़त उन्होंने कर ली है, वो अब वही पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जो असवरी सरदारी कर रहे हैं। और ये बात कि PDM के वो बड़े बड़े रहनुमा हैं, उनकी सीटें नहीं हैं, अगर आप देखें इस बात को तो मौलाना फजलुर रहमान ने 2004 में यही कुछ इन तमाम जमातों के साथ किया था। वो उस वक्त यहाँ से मुस्तफ़ी हो गए थे, लेकिन उन्होंने KP असम्बली से इस्तीफ़ा देना जो है वो मुनासिब नहीं समझा था। 2 ओहदों के उस वक्त उम्मीदवार थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और आज वही कुछ मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने चाह रही है, जिसको वो मशवरा देते हैं कि आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है और सूबाई असम्बली उसमें कायम रखें आप अपने आप को, लेकिन आप कौमी असम्बली में इस्तीफ़े दें। तो वो यही एक प्रैक्टिस इससे पहले भी हो चुकी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने तमाम सियासी जमातों को डिच किया था। तो ये पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ये टूट फूट का अमल जो है वो इस तरह से नहीं है कि PDM जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ना ये हुकूमत के हक़ में है PDM का खात्मा इस तरह से, क्योंकि फिर तो अगर तमाम चीज़ें, मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं फिर तो गवर्नमेंट जो है उसको अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। गवर्नमेंट की कारकर्दगी सिफर है, वो सिर्फ खाली खुली नारे हैं, बातें हैं, और महंगाई ने आवाम की ऐसी तैसी कर दी है। क्या मरियम नवाज गिरफ्तार होने वाली हैं? खबरें ये हैं सदीक साजिद साहब। बिल्कुल हो सकती हैं जी। 26 के भी इतलात है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगी, और कहा जा रहा है कि उनके हवाले से बहुत सारी जो शवाहिद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो तो केस बनता ही नहीं है। लेकिन वो उसी चक्कर में केस नहीं बनता है जिन पे मेरे ख्याल में वो जो रायवेंड वाला राजी वाला केस, उसमें उनका क्या अमल दखल है? ये नैब वाले भी बादशाह बंदे हैं जी, वो अब क्या उस पर कहा जा सकता है। अच्छा, क्योंकि देखें 26 मार्च को वैसे ही लॉन्ग मार्च था, नहीं, उसके बारे में भी आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा नैब के हवाले से, उन्होंने कहा शायद वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, तो इस हवाले से शायद कुछ चीज़ें करने की उनको कहा गया, इशारे दिए गए, क्योंकि उन्होंने चले जाना 3-4 महीनों में। राना सनाउल्लाह मैंने नहीं कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। राना सनाउल्लाह की बात और आप भी कह रहे हैं कि उस केस में ऐसा कुछ नहीं, उसमें तो मेरे ज़ाती ख्याल में तो कुछ नहीं है, कोई और डाल दें जी उसमें ऐसा। लेकिन वो बात वही है ना, अगर 26 मार्च को उनको बुलाना था, नोटिस इन्होंने जारी किया, उस वक्त इन्होंने लॉन्ग मार्च जो है वो अभी पोस्टपोन करने का ऐलान नहीं किया था, तो 26 का नोटिस उसको पहले दे दिया, तो 26 को क्यों किया इन्होंने? और फिर दूसरी बात ये है कि जो शहजाद अकबर साहब है वो जाकर वहाँ पे लाहौर के नैब के ऑफिस में बैठते हैं, क्या करते हैं? एंटी करप्शन की भी कार्रवाई, हाँ, तो वो भी वहाँ पे जाते हैं ना। उसी में एक छोटा सा आपको जो है ना ऐड कर दूँ, दस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन है ना, उसको अगर कंट्रोल, अब उसके जितने भी इंतजामी और पार्टी मामला है ना, वो सारे हमदा शहबाज ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, वो उसको आप अपने तौर पर देखेंगे। दूसरा वो होता है ना, जिस तरह अभी बात कर रहे थे सदीक जान, के वो जब हमजा और जाएंगे ना 26 को इज़हार यकजहती के लिए मरियम नवाज का, तो ये भी एक फेस होता है। देखें, एक पार्टी का वर्कर है, ठीक है, उसको भी तो खुश करना है ना। फिर अब ताया जान है, उनको भी खुश करना है। चलें, ये जो आपने भी एक बात की, आपने कहा शहजाद अकबर साहब जो है वो लाहौर के जाकर बैठते हैं, आखिर वो क्यों बैठते हैं, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी सदीक जान साहब से, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस सवाल का जवाब लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़र आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले सदीक साजिद साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो जिस केस में रायवेंड वाले केस में मरियम नवाज को बुलाया गया, उस केस में अपेरेंटली कुछ नज़र नहीं आता, और शहजाद अकबर साहब जो है वो लाहौर नैब ऑफिस में बैठे पता नहीं क्या करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं सदीक जान साहब, ज़रा अगर बता सकें आप इस हवाले से। ये तो ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब खुद बता सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या करते हैं। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास सारी होती है, हम आपके वीलॉग्स देखते रहते हैं, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं, देखिए मसला है कि मैं मरियम साहबा के केस पे बात कर लेता हूँ। ये जो मरियम साहबा अक्सर ये कहती हैं कि उनको झूठे केसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये केसेस झूठे हैं तो फिर ये मकाफात अमल है। जो इन्होंने बेनज़ीर के साथ किया, जो इन्होंने दूसरों के साथ किया, ये वही जो है इनके साथ हो रहा है। जैसे अब ये कहते हैं कि नैब किसी के इशारे पर चल रहा है, इसका अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया कि कोई कॉल आई हो, कोई चीज़ सामने आई हो, कोई सबूत सामने आया हो कि नैब किसके इशारे पर चल रहा है। लेकिन एक सबूत मौजूद है और वो कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह से शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान कॉल करके कह रहे हैं। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बात की है सहाफ़ियों से, तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली कुछ 3-4 वीडियो हैं की, और उन वीडियो को दिखा के जो है, जो कि गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने ये बोला। राना सनाउल्लाह से बड़ी मुतासर है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के पास है वो वीडियोस, वो दिखा के जो है वो उनको ब्लैकमेल करके इस तरह की कार्रवाइयां करवा रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे, इनको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन आप जवाब दे दीजिए। जिस तरह सदीक साजिद साहब कह रहे हैं ना कि आप राना सनाउल्लाह साहब के बयानात का इतना हवाला ना दें, पहले इन लोगों की बातों पर अमल करें। पॉलिटिशियन है वो,
उनका एक अपना है, और भी बहुत से लोग बोले, इनकी बातों पे आप दे दें उनका हवाला, अगर मैं इसका हवाला दे रही हूँ। इनकी बातों पे अमल करके आप छुट्टी पे चली गई रेस्ट करने कि मैं 26 से पहले वापस आऊंगी, यहाँ पे लॉन्ग मार्च आने वाला है, कैसी बातें करते हैं आप लोग। सवाल करती हूँ तो आप कहीं और चले जाके जवाब देते हैं। मेरा सवाल है, आप मुझे सवाल का जवाब देंगे, अगर आपको ये सही लगती है तो उसको कहते सही है, अगर आपको गलत लगता है तो आप उसे कहते गलत है, वरना इसके सवाल के जवाब में किसी और की बात बता दें। चली गई, आपने कहा मैं वापस बात मान ली, अब मुझे सवाल का जवाब आएगा, ईद तक अब आप मुझे सवाल का जवाब रहना पड़ेगा। फिर आपने मुझे सवाल का जवाब दे दो, उन्होंने सही बात की, गलत बात की। इस्तीफे आएंगे, असेंबलियां खत्म हो जाएंगी, नए इलेक्शन आ जाएंगे। मैं भी सुन रही थी पीडीएम खत्म हो जाएगी, पीडीएम खत्म हो जाएगी, आपने कहा कि फलां नहीं आएगा, आपने कहा मैं हफ्ता 10 दिन रेस्ट कर दूं, सारी वो सब की आपने इन्हीं की बातों पे इतबार किया नहीं आया, लेकिन वो कह तो रहे हैं ना कि गद्दारी नून लीग ने किया बकौल पीपल्स पार्टी के, और इनकी बातों पे अमल करके वो जो बेचारे जो प्रैक्टिस कर रहे थे टैंकों के आगे लेटने की, मुझे तो उन पे तरस आ रहा है कि उन बेचारों को क्या बनेगा। उन्होंने जिन्होंने नए सूट सिलवा रखे थे कि हम सेलिब्रेट करेंगे जब पीडीएम कामयाब होगी, जैसे इस्तीफे देगी, असेंबलियां खत्म होगी, उनके पता नहीं क्या बनेगा। तो इनकी बातों को आप जो है वो ज्यादा सीरियस ना लें, इनकी बातों को सीरियस। जान साहब, जब पार्टी के कई पार्टियों के रहनुमा किसी और जगह लेट जाते हैं तो फिर टैंकों के आगे किसने लेटना है, किसकी बात है। और ये लेटने का सिलसिला जारी रहता है, मुसलसल जारी है, 1947 से जारी है। देखिए मसला ये है सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए कल मरियम साहब ने एक दावा किया, मरियम साहब ने दावा ये किया कि जब रिजेक्टेड वाली ट्वीट आया था कि नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि ये ट्वीट, ये पढ़ा है तुम्हारा ट्वीट, मैं अवाम को नुमाइंदा हूँ, अवाम की तौहीन है, ये बड़ी जज्बाती उन्होंने तकरीर की। उस वक्त आपने तो बड़े करीब से ये चीज़ें देखी हैं। उस वक्त क्या हुआ था, अगले दिन मियाँ साहब ने रायबंड में इजलास बुलाया, वहाँ से खबर क्या चलवाई गई कि नवाज शरीफ ने कहा कि जी देखें, जैसे वो कह रहे हैं, पिंडी जो कह रहा है वैसे ही हम हुक्म की तामील करेंगे, जो वो चीज़ें उसी तरह करेंगे। चौधरी निसार ने आकर वजाहत दी, इसाक डार ने आकर वजाहत दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलत ट्वीट हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये ज़हर कातिल है जमहूरियत के लिए इस तरह के ट्वीट्स होना, लेकिन जो वो कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। परवेज रशीद को हटाया, रऊफ तहसीन साहब को हटाया, तारिक फातमी को हटाया, उस वक्त सर झुकाकर नौकरी की, जैसे उन्होंने कहा वही किया। अब दबंग बन गए हैं, अब शेर बन गए हैं, अब कहते हैं मैं डट गया था। भाई डट गए थे तो क्यों आपने अपने बंदे बलि चढ़ा दिए थे? मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम, उनसे आपने इस्तीफा ले लिया था। मसला यह है, सिविल सुप्रीमेसी उस वक्त कायम होती है जब आपके पास इक्तदार होता है, फिर आपने सिविल सुप्रीमेसी कायम करनी होती है। ये कि आप अपोजिशन में है तो आप कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हमें मौका मिला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब आपके पास हुकूमत है तो फिर आप कुछ और बोलते हैं, और जब आपके पास हुकूमत नहीं है तो फिर आप कुछ और कहते हैं। देखिए, ये जो अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यकीन करें अपने लोगों जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है इन दिनों में, मेरा ख्याल है इस पॉलिटिक्स से तो बेहतर है कि ये पॉलिटिशियंस तमाम के तमाम जो है ना, ये काम खत्म करके कोई और धंधा शुरू कर ले। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। क्योंकि पॉलिटिकली अगर हम इन बंदों को देखते हैं तो कहीं पे इनको अपनी ज़ात नज़र आती है, कहीं पे इनको अपनी चोरियां बचानी होती हैं, कहीं पे इनको अपने केसेस जो हैं वो मुंतकिल करवाने होते हैं। ये हमारी पॉलिटिक्स रह गई है। पॉलिटिक्स तो वो थी, देखिए मेरी बात सुने, पॉलिटिक्स वो थी, ऑपोजिशन में है, पॉलिटिक्स वो थी जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने पॉलिटिक्स की तो एक नजरिए की बुनियाद पे नया मुल्क हासिल कर लिया। पॉलिटिक्स वो थी। पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स जो वो कर रहे हैं, मैं देखें नजरिया इस वक्त जो पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखें तो पाकिस्तान में हर वो शख्स पसंदीदा करार पाता है जो एक गैर रवायती पॉलिटिक्स करता है। गैर रवायती पॉलिटिक्स किसने की? भुट्टो ने की, उन्होंने फांसी ले ली। और उसके बाद गैर रवायती पॉलिटिक्स करने की कोशिश की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, वो आप देख लें उनका क्या हशर हुआ, वो शहीद हो गई। फिर उससे आगे आ जाएं तो अभी नवाज शरीफ की सूरत हाल आपके सामने सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर कोई नून लीग के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी हो ना तो वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेगी और वो जो सिविल सुपरमेसी की बात की जाती है वो बात खत्म हो जाएगी। ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर उन्होंने ये कोई भी एक पॉइंट उन्होंने लेना होता, अगर इन्होंने कोई भी चीज ऐसी लेनी होती इक़्तिदार में, मैं आपको बताता हूँ कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में आना तो यकीन करें वो ये पीपल्स पार्टी से अच्छी गेम कर सकते थे। नंबर्स भी अच्छे हैं उनके पास और वो इनसे पहले ये चीज़ कर लेते। आप चौधरी साहब से पूछें, ये पीडीएम को कवर करते आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का जो मुकालमा हुआ था इससे पहले जरदारी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं तो कौन वज़ीर-ए-आज़म कौन हम बनाएंगे? जरदारी साहब ने कहा आपका भाई है ना। जब उन्होंने कहा कि आपका भाई है तो नवाज शरीफ साहब मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा ठीक है फिर आप जाएं, आप पॉलिटिक्स कर लेंगे वाली। ये तो बेहतर, ऐसी बेहतर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चले बोल ही देता हूँ, फिर आप जो है ये देखिए, ये मफादात का खेल है, ये सियासी मफादात है
और ये सियासी मफादात को मौलाना हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, कोई शहबाज सिविल शरीफ हो सुपरमेसी नहीं है। या कोई नहीं है, ये सारे आप हम ड्रामेबाजी लोगों है को, सारे। आवाम को चक्कर देने के लिए सारे मामलात होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना को मैं बड़े मुसद्दका तरीके से ये बात कर रहा हूँ, मौलाना को जरदारी साहब ने की एक मुलाकात इधर जरदारी हाउस में हुई जब ये आए थे गुज़श्ता दिनों। मौलाना रात को गए, रात के कोई 11-12 बजे गए, तो मौलाना उन्होंने कहा उस वक्त ये सेनेट के इलेक्शन अभी नहीं हुए थे, तो मौलाना को जरदारी ने कहा कि मौलाना साहब छोड़े, क्या आप इधर PDC आपने बना लिया, सारे ठीक है, हम आपको अकोमोडेट करते हैं, इधर सिंध में आ जाए, सिंध में नहीं तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में चलो, मेरी गारंटी आप सेनेटर बन जाए, और उसके सेनेटर के बाद जो है वो हम आपको चेयरमैन सेनेट भी बना देंगे। आप ये किन चक्रों में पड़े हुए हैं, वो PDM इस्तीफे दे, मेरी तो जमात भी तैयार नहीं है। तो मौलाना ने बोला कि सही है कि जरदारी साहब अगर बनाना ही है तो फिर वज़ीर आज़म बनाए, चेयरमैन सेनेट भी बनाते हैं। भाई ख्वाहिश तो दिल में है ना, तो ये वो ख्वाहिशें फूटती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि यार फिर जरदारी साहब वो अपने जो एक मखसूस किस्म की मुस्कुराहट है उसके साथ वो मुस्कुराए, तो उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की, समझ तो वो भी गए कि मौलाना का भी ज़ाहिर है किसकी ख्वाहिश नहीं है, और मौलाना इस ख्वाहिश का अच्छा, क्या मरियम नवाज इसके चली जाएंगी? मुश्किल है, वो जो गिरफ्तारी वाली बात थी ना वो आपने पूरी नहीं करने लेकिन दी। मुल्क में स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी है। देखिए जो इस वक्त इनकी प्लानिंग है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये 26 को जाएंगे, PDM के कुछ लोग भी होंगे, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होंगे, उनके कारकुन भी बहुत शाज़ो नादर ही होंगे, 2-4 झंडे शायद नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के झंडे लेकर आ जाएं कि हम जी पीपल्स पार्टी की जानब से आए हैं। मौलाना फजल रहमान मेरे ख्याल में वो भी खुद नहीं होंगे, दूसरे लेवल की क़यादत होगी, तो ये वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की गड़बड़? क्या गड़बड़ होती है? जब पहली मरतबा गई थी क्या हुआ था वहाँ पे? पत्थर शत्तर मारे थे, लोग जख्मी हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। हो सकता है कि इस मरतबा इनकी प्लानिंग शबीर फराज साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, आप ख्याल करेंगे। भाई वहाँ पे रेंजर्स होगी, नायब वालों ने तो रेंजर्स तलब कर ली है, तो बस फिर पुलिस भी होगी, रेंजर्स होगी, तो जहाँ जब पुलिस और रेंजर्स सामने होगी अवाम के, वो किसी एक आधे कोई पत्थर शत्तर लग गया तो उसके बाद किसका क्या पता है, को कौन फिर डालों में लेके जाएगा। जवेद लतीफ जैसे कई सिर फिरे वहां पे फिर रहे होंगे। एक इवेंट क्रिएट करना होता है, ये 26 को मरियम नवाज साहबा इवेंट क्रिएट करना चाहती हैं। लेकिन मरियम नवाज साहबा रियासत से बड़ी है सदीक जान साहब? नहीं, रियासत से तो बड़ी होने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पे रेंजर्स होगी, वहाँ पे पुलिस वाले होंगे, तो भाई अगर आप पुलिस वालों को पत्थर मारेंगे तो वो फूल लेकर खड़े होंगे आपके हाथ में, वो लाठियां, और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट चले देख लीजिए आप। 26 कौन सा दूर है, आप भी देख लेना। तो गने होंगी ना भाई, अच्छा रियासत सीधी गोलियां मारेगी अपने आवाम को? हरगिज नहीं बोला कि गोलियां मारेगी, आप करेंगे रियासत होगी, कंट्रोल करेगी अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की जरूरत नहीं है। तो रेंजर और पुलिस रियासत है, वाह नायब रियासत है क्या? मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने नहीं, पुलिस रियासत है। रेंजर और वो क्या कहते हैं आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे किस चीज में आते हैं, मुझे बता दें आप। नहीं आते। चलें बताएं सदीक जान साहब आप क्या बोलते हैं? देखिए मसला ये वही पुलिस है, सीन क्रिएट करना है इन्होंने, ये वही पुलिस है जिसकी ट्रेनिंग शहबाज शरीफ साहब करके गए हुए हैं। तो अगर उन्होंने वही ट्रेनिंग अप्लाई की जो शहबाज शरीफ साहब ने उनको दी हुई है, तो फिर आप खौफजदा हों उस दिन से, अल्लाह माफ़ करेगी उस दिन क्या होगा, क्योंकि इन्होंने ये सिखाया हुआ इस पुलिस को। भाई शहबाज शरीफ साहब को गए हुए छदियां हो गई हैं, कितने आईजीज बदल गए, कितने चीफ सेक्रेटरी बदल गए। तो यकीन माने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बड़ा डर है इनको और मरियम नवाज के अलावा कोई और खराबी नजर नहीं आती मुल्क में। बाकी मैं तो क्रेडिट दे रहा हूं, इन्होंने पूरा माफी दे रखी है। मैं तो आजकल इनके इलाके में जो है ना वो तूफान होते हैं और आम गिर जाते, कहते हैं शहबाज शरीफ ने हवा चलाई, लोग आम गिर गए सारे के सारे। देखिए भाई साहब कुछ खुदा का खौफ करें। अब 2.5 साल से आपके खान साहब बैठे हुए हैं, अगर एक मुस्बत तब्दीली मुल्क में लेके आए हैं तो उसका जिक्र कर दें। आटा आपने क्या हालात कर दिए, गैस रोज बढ़ रही है, बिजली रोज बढ़ रही है, अवाम खुदकुशियाँ कर रही है। हालत देखें लोगों की, लोग मास्क बेचने वाले जो रो रहे हैं, नवाज शरीफ रो पड़ा उसकी हालत देख के, आप ये देखें सूरत हाल देखे, बड़ी वर्स्ट है। चलिए ठीक है, हर खूबी को आप सिर्फ आपको खान साहब और हर काम मैं तो क्रेडिट दे रहा था शहबाज शरीफ साहब को, आपने नहीं देने दिया। क्या क्रेडिट दे रहे थे? नहीं मैं तो पुलिस वालों मैं तो क्रेडिट दे रहा था कि उन्होंने पुलिस की ऐसी ट्रेनिंग की कि मुखालफिन जो है अगर बात ना माने तो जबड़ों में गोलियां मार दें, तो इतनी जबरदस्त उन्होंने पुलिस जान साहब। ठीक है, ये गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, इनको चाहिए था उस हवाले से कोई काम क्या काम किया। जब भी वो मॉडल टाउन का केस होता है कोई वकील नहीं हाजिर हुआ होता। खैर जी प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक सवाल मैंने किया था सिद्दीक जान साहब से कि भाई जो शहजाद अकबर साहब हैं वह लाहौर के नैब ऑफिस में क्या करते हैं, जिसका इशारा दिया था सिद्दीक साजिद साहब ने। अब उनको पता चल गया, मैसेज आ गया कि वो क्या करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं वो क्या करते हैं। क्या करते हैं? मुझे कोई मैसेज नहीं आया। आप मुझे लगा मैसेज पढ़े थे ना, आप जिद करते हैं मुझसे पूछो। नहीं चले, वो जो बशीर मेमन साहब के होते हुए एक वाकया हुआ था, खान साहब ने जब बुलाया था उनको तो क्या कहा था उन्होंने? वो भी एक बात है, पूरी बात करें ना। वो शहजाद अकबर वाला जो है ना, वो असल में ये चूँकि शहजाद अकबर साहब मुशीर दाखिला भी हैं तो वदवायत साहब, तो ये बार बार पंगेबाजी कर रहे थे शेख रशीद के साथ। तो एक दिन शेख साहब ने उनको बुलाया, उनका भाईजान ये आपकी डोमेन नहीं है, आप जिधर हैं जिस काम के लिए आपको लगाया ना, आप उधर एहतसाब में रहें। उन्होंने जाकर खान साहब को शिकायत लगा दी कि जो शेख साहब तो मुझे वजारत में बैठने भी नहीं देते, वाकई नहीं बैठने देते। उन्होंने कहा जी वो शेख साहब से बात की, शेख साहब ने बोला जी वो तो FIA भी अपने कंट्रोल में करी बैठा है, अगर उसने FIA कंट्रोल में करनी है तो मैं तो इधर वजीर कोई दानिशानी लेने के लिए तो नहीं बैठा हुआ कि FIA तो मैं उसकी तंजीम में नौ कर रहा हूँ, ये जाकर वहाँ पे मीटिंग कर रहा है। तो भाई मेरी क्या हैसियत है, FIA वजारत दाखिला में एक बड़ा भाई डिपार्टमेंट है। तो फिर वो उन्होंने कहा जी चले ठीक है, उन्होंने फिर शहजाद उसको बुलाया, शहजाद अकबर को। अब शेख रशीद एक पावरफुल वजीर है जिसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ भी है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने जब पता चला कि खान साहब ने फिर शहजाद अकबर को बोला जाए जी वो उधर चले जाएं, एंटी करप्शन पंजाब के मामला देखें, और नैब का जो दफ्तर है वहाँ पे वो जो मेगा स्कैंडल है, खुडलाइन नहीं लगाना, देखे कितनी वहाँ पे वो काम कर रहा है। ये जितनी भी माफियाज या नाम ने याद माफियाज जिनके खिलाफ उसने कार्रवाई करवाई है। अच्छा वो बड़े भोले बादशाह हैं। मैं तो आज एक शख्स से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे ये कहा ये शहजाद अकबर साहब तो ऐसे ही होंगे, ये इस किस्म के अनगाइडेड मजाइल है कि हो सकता है कल इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट बना रहे हूँ। को जो अब आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, 1985 में नवाज शरीफ ने जो प्लाट अलाट किया LDA वाले, तो 86-87 में एक प्लाट तो इमरान खान ने भी फैसल टाउन में लिया हुआ है, तो फिर उनका प्लाट भी फिर गैर कानूनी करार देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें शहजाद अकबर साहब को समझनी चाहिए। तो वो नैब के दफ्तर में जाने की बजाय जो उनका असल काम है ना उसकी तरफ अगर तवज्जो दें तो ज़्यादा बात। अच्छा एक बात और भी है, जो ये हमारे चेयरमैन नैब है ना, हाँ मुख्तसर है बिल्कुल, जो चेयरमैन नैब है ना वो भी उनसे खुश नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो फैसले उन्होंने करने हैं वो तो फिर अगर वो शहजाद अकबर के जरिए होंगे तो फिर वो मुर्जा साहब को पता है कि DG जो नैब जो लाहौर थे वो उनके ऊपर कितना दबाव था। अच्छा ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई है केसेस की, सिद्दीक जान साहब जरा उस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी आज दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे। एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली के लिए था, उसमें तो 5 अप्रैल तक जवाब मांग लिया गया गिलानी साहब के वकील से, लेकिन उसमें ज़्यादा कोई उम्मीद नज़र नहीं आती हुक्मरान जमात को। यही वजह है कि आज वहाँ से निकलने के बाद भी और वहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर भी मलिका बुखारी जो है वो बड़ी जज्बाती नज़र आई और उन्होंने बड़े सख्त जो है वो वहाँ पर दलाइल दिए और लहजे में काफ़ी तलखी थी। और बाहर आकर भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहा कि वो नाकाम हो चुका है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में। दूसरा जो मामला है वो है जो फंडिंग केस है, जो स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है, उसमें आज बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और उसमें आज इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने, इलेक्शन कमीशन ने ये इंदिया दिया है कि वो जो स्क्रूटनी कमेटी है उससे जवाब तो उन्होंने मांगा है कि मामला कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन उन्होंने ये इंदिया दे दिया कि शायद वो स्क्रूटनी कमेटी जहाँ तक भी पहुँची है, जो उसने कार्रवाई की है वो मंगवा लें खुद, और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फैसला कर दे कि आया ये ममनुआ फंडिंग थी नहीं थी, इसकी क्या सज़ा बनती है या क्या सज़ा नहीं बनती। साथ ही अकबर एस बाबर जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने 30 मार्च को अब फैसला करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अकबर एस बाबर को दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की अब आगे जो 2 चीज़ों पर लड़ाई होने जा रही है इलेक्शन कमीशन के साथ, एक इंटरनेट वोटिंग के ऊपर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तरह से वोट का हक देना है नहीं देना, और दूसरा ये फंडिंग केस के ऊपर मुझे लगता है कि तलखी जो है वो बढ़ने जा रही है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। ठीक हो गया। अच्छा एक और आज एक रिपोर्ट है ब्रॉडशीट की, उसमें स्विस केसेस का दोबारा से जिक्र आया है, तो कोई है खतरा इस हवाले से? देखिए जो अभी बात कर रहे थे सिद्दीक साहब, उसमें मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगा कि जब से इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात जो है वो वाज़े हुई है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहा है, उसी दिन से इसको कंट्रोवर्शियल करने के लिए आप ये देखेंगे काम शुरू हो चुका है। अच्छा। रोज़ाना इनके खिलाफ कोई हम रेफरेंस दायर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप भाई 3 साल से 4 साल से 5 साल से कितना अरसा हो गया इस केस के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत ठीक था। फखरू भाई जैसे इलेक्शन कमीशन को आपने यहाँ से दिलबर्दाश्ता होके निकाल दिया।
लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रोज बरोज ये ऐसा है प्रोपेगेंडा सिद्दीक जान ये बढ़ता जाएगा। आप सोशल मीडिया देखते जाएं, आप कैंपेन चलाई जा रही है, आप देखते जाएं आगे आगे जो केस है उसकी कार्रवाई तेज होनी शुरू हो गई है और वो कह रहे हैं कि जी हम इनके सारे खिलाफ हरबे जाएंगे। जो है ऐसा ना, सब हरबे इसके ऊपर चलते रहेंगे और आगे देखेंगे ट्रोलिंग भी उनकी होगी। 11-12 चीज़ें हैं। एक तो शुरू हुआ जब हुकूमत ने कहा कि सेनेट इलेक्शन फरवरी में कराने, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं कराएंगे। फिर ओपन बैलेटिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उनकी मुखालफत की, NA-75 के ऊपर उन्होंने खिलाफ फैसला दिया। फिर गिलानी साहब की वीडियोज़ आई। देखिए वीडियोज़ के ऊपर तो गुलाम मुर्तज़ा साहब से बड़ी माजरत के साथ वीडियोज़ जो आई गिलानी साहब के बेटे की और सारा कुछ आया, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से काम कर रहा है वो मैं तो बहुत ही अफसोसनाक है और मायूस। वो स्टिंग ऑपरेशन था, क्या बात करते हैं आप? अगर वीडियोस की बात करते हैं तो पेशावर में जो स्पीकर हाउस है उसकी वीडियोस पहले आई हैं, उसके ऊपर फिर फैसला होगा तो आपका वज़ीर दफा भी फारग हो जाएगा और आपके स्पीकर साहब भी फारग हो जाएंगे और फिर और बहुत सारे लोग फारग हो जाएंगे। आप ये बात देखें, मेरी बात सुने, हक़ाइक़ को मसख ना करें। ये सोशल मीडिया नहीं, ये टीवी चैनल है, इसके ऊपर जो बात करनी है शो में वो बात करें जो बाकायदा हक़ाइक़ पर मबनी हो। आप अगर उस तरफ जाएंगे ना तो आपको सबसे पहले स्पीकर असद कैसर साहब, आप इलेक्शन कमीशन आपको तमाम वीडियोस पैसे लेते थे, NA-75 की वीडियोस क्यों उसके ऊपर उन्होंने तासुर एक लिया कि जी वहाँ पे बड़े हालात खौफनाक थे, वीडियोस चली, ना पता चला वीडियो बनाने वाला कौन था। उन फहीम साहब की और दूसरे जो MNA थे जमील, उनकी मुलाकातें PM से हुई कि नहीं हुई? उनकी PM से उनके तो बयान हल्फी सर आ गया, खुलते हुए बाहर है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये एक स्टिंग ऑपरेशन था, तो बयान हल्फी आ गया। और उन्होंने किसके कहने पे स्टिंग ऑपरेशन किया? सर उनका तो बयान हल्फी आ गया, उन्होंने तो मान लिया कि हम बिल्कुल हमने रिकॉर्डिंग की है। यही बात है ना, अली हैदर गिलानी भी मान रहे, फहीम खान भी मान रहे, जमील भी मान रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। इलेक्शन कमीशन मेंबरान कह रहे नहीं उनका ये मकसद नहीं था। मरियम ये नहीं कहना अगर इस तरह की एविडेंस तो फिर आप 16 बंदे बेनकाब होने चाहिए ना जी। अगर उन्होंने बयान हल्फी दे दिया तो फिर तो हो सकता है ये चारों भी उसमें शामिल हो। 16 जिन्होंने इमरान खान को डिच किया और शेख को निकाल दिया, फिर तो उनको निकालना चाहिए। देखिए वो इतराफ वो तो बार बार कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि हम आने को तैयार हैं। और जो सर आप बात कर रहे हैं NA-75 के ऊपर भी तो वीडियोस देखी ना, वीडियोस देख के इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे जब इमरान ने कहा ओहो ये तो बड़े खौफनाक तस्वीर, ये तो वीडियोस हैं, ये तो ऐसा लगता है कोई शाम का मंजर था, इराक का मंजर था, पता नहीं कोई गोलाबारी हो रही थी, पता नहीं कोई अजीबोगरीब मनाजिर थे। और यहाँ भी वीडियोस के ऊपर कहा जाता है नहीं हमें कहा क्या पता कि कौन सी वीडियोस हैं। 25 बंदे अगवा कर लिए, सारी रात वो धुंध में बेचारे कहीं फंसे रहे। और फिर गाइडिंग ऑफिसर्स ने खुद बताई वो एक पहलू है, लेकिन हम तो वीडियोस की बात कर रहे हैं ना कि वहां पे वीडियोस हलाल की वीडियोस कोई शाद नहीं होते जी। वैसे वीडियोस कोई वो खुद कोर्ट के फैसले इसके ऊपर मौजूद हैं। वीडियोस वाली कहानियां आ गई तो फिर तो आपका स्पीकर असद बेसिकली बात तो उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस पे की थी ना कि फॉरेन फंडिंग केस में जो है रफ्तार अगर तेज हो रही है, वीडियो तो सादिक सजरानी की भी आ गई थी, आपने कुछ और बात कर, वीडियो तो सादिक सजरानी की भी आ गई थी, उनके कैमरे भी आ गए थे। अच्छा ब्रॉडशीट सिद्दीक साजिद साहब मुझे ये बताएं, ब्रॉडशीट में जो स्विस केस का आ रहा है इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे भी यकरुकनी कमीशन था, सीधी सी बात है, अपोजिशन ने उसका हिस्सा नहीं बनी। 50 लोग बुलाए थे, 26 लोग आए हैं। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक वो करके दे दी है, उसमें दस्तावेजात बहुत सी वजारतों ने दी नहीं है, सिर्फ नैब का रिकॉर्ड है। अब इसकी जो वो क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी, उसके ऊपर तो बहुत से सवालात उठते हैं। और स्विस मुकदमात का एक गुजार है वो तो नैब के पास मौजूद है, लेकिन स्विस मुकदमात और ब्रॉडशीट को पेमेंट जो की गई उसका आपस में कोई लेन देन बनता नहीं है। वो डाइवर्जन है कि अब आप इस तरह के काम करने शुरू हो गए हैं कि इसके जरिए से और लोगों के नाम लगाएं और बहस उस तरफ कन्वर्ट कर दी जाए। बुनियादी तौर पे तो ये है किसने ब्रॉडशीट वालों से रब्ता किया था, किसने कितने पैसे दिए, किस मद में दिए और उनका रिजल्ट क्या था। क्या आपने बुनियादी सवाल ये है पैसे आपने जो दिए हैं उनको वो आपने इस तरह से कैसे दे दिए कि जी फलां चीज आप निकालेंगे तो इसलिए आपको ये पैसे दे रहे हैं। फिर भी ये बात भी देखना कि $60 मिलियन अगर जरदारी साहब के उधर मौजूद हैं स्विस बैंक में, तो नैब ने वो पैसा वापस लाने के लिए आज तक क्या किया? ये नायब की कारकर्दगी के ऊपर भी बड़ा सवाल है। फिर बताएं ना, अगर सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है तो आज तक इन्होंने क्या किया? वो पैसा वो रिकॉर्ड सिद्दीक साजिद साहब, वो रिकॉर्ड पहले बताया गया था कि वो गुम हो गया है और अब वो नैब के दफ्तर से वो रिकॉर्ड मिला है और ये पहली मरतबा इस कमीशन में ये इंकशाफ हुआ है और ये चीज़ सामने आई है। और कल या परसों जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो कई दिन तक इसके ऊपर प्रोग्राम्स होंगे। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बहुत कुछ है। और यानी कि अब ब्रॉडशीट जो है वो ब्रॉडशीट जो है वो स्विस बैंकों का केस बन जाएगा। वो इसलिए कि जब ब्रॉडशीट देख रहा था कि बाहर कौन कौन से केसेस चले, किस किस के साथ क्या हुआ, तो उसमें पता ही चला कि रिकॉर्ड मौजूद है नैब के पास। और उससे एक बात और भी वाज़ेह हो जाएगी ना कि फिर जरदारी के साथ नए तरीके से मामला डील करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत जरदारी साहब के लिए सवाल किया जाएगा। मेरे ख्याल जरदारी साहब के पास खबर ये पहुंच चुकी थी
कि स्विस बैंकों का उन्होंने केस रिकॉर्ड मुझे बहुत लगता है मारे। ब्रॉडशीट पहले जो है इल्जाम ना लगा वो था, किस्सा माजी हो जाएगा, मुझे जरदारी ऐसा साहब लगता पे है। इल्जाम लगा था कि उन्होंने चोरी करवाया। नहीं ये डील के लिए बहुत अच्छा उन्होंने है, पता नहीं कैसे ये वापस डील के लिए रखवा बड़ी डील के अच्छी लिए बहुत बात है। अच्छा है और बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे हाँ। ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये राय है कि जो ब्रॉडशीट है वो किस्सा माजी हो जाएगा, इससे ज्यादा हम आगे जा नहीं सकते। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।